नमस्कार छात्रों, मैं आपका हिंदी का शिक्षक ज्ञानेंद्र राय बोल रहा हूँ। यह वीडियो काव्य सौंदर्य पर आधारित है। यह वीडियो मैं उन छात्रों के लिए बना रहा हूँ जो किन्हीं कारणवश ज़ूम पर क्लास नहीं ले पा रहे हैं। काव्य सौंदर्य, इसे स्पष्ट करने के लिए हम रघुवीर सहाय की कविता बसंत आया का उदाहरण लेंगे। इस कविता पे पहले भी चर्चा हो चुकी है। देखो बच्चों, जिस प्रकार एक व्यक्ति की सुंदरता के बारे में हम बताते हैं, उसी तरह हम कविता की सुंदरता के बारे में भी बता सकते हैं। इसी को काव्य सौंदर्य कहते हैं। जब हम व्यक्ति की सुंदरता के बारे में बताते हैं तो हम उसके मन या विचारों की सुंदरता के बारे में बताते हैं। फिर उसके शारीरिक बाहरी सुंदरता के बारे में बताते हैं, जिसमें हम उसकी शारीरिक बनावट, जो साज सज्जा उसने कर रखी होती है, जो आभूषण उसने पहन रखे होते हैं, उसके कारण उसका सौंदर्य कितना बढ़ जाता है, इसके बारे में बताते हैं। उसके व्यवहार आदि के बारे में बताते हैं। और इस तरह हम उस व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व की सुंदरता का वर्णन करते हैं। जब कविता की सुंदरता की बात आती है तो कविता में भी जो भाव हैं, जो विचार हैं, सबसे पहले हम उसकी सुंदरता को बताते हैं। जिस प्रकार व्यक्ति बाहर से कितना ही सुंदर क्यों ना हो, अगर उसके विचार कुलसित हैं, बुरे हैं, तो उसकी सुंदरता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। उसी तरह कविता में चाहे कितने ही अलंकार रस आदि का प्रयोग हुआ हो, अगर उसमें निहित विचार शुद्ध नहीं है, सात्विक नहीं है, प्रेरणादायक नहीं है, तो कविता निरर्थक होती है। तो सबसे पहले काव्य सौंदर्य में हम बताते हैं कविता में वर्णित विचार और भावनाएं, जिसे भाव सौंदर्य के नाम से जाना जाता है। फिर हम बताते हैं कविता की बनावट की सुंदरता, जिसे शिल्प सौंदर्य कहा जाता है। शिल्प का मतलब ही होता है बनावट। तो जब कविता की बनावट की बात करते हैं तो सबसे पहला तत्व है भाषा। वास्तव में जिस व्यक्ति को शब्दों से खेलना आ जाता है, वह एक अच्छी रचना करने के काबिल हो जाता है। काव्य सौंदर्य में सबसे पहले हम भाषा बताते हैं कि कविता की भाषा कैसी है। अवधी है, ब्रज है, अंग्रेजी है, हिंदी है, उर्दू है, फारसी है। जब भाषा की बात चलती है तो यह भी बात चलती है कि उसकी शब्दावली कैसी है। तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। इसके अतिरिक्त जैसे व्यक्ति के आभूषणों के बारे में आप बताते हो, उसकी सुंदरता का बखान करते हुए, वैसे ही कविता में प्रयुक्त अलंकारों का परिचय हम देते हैं, उसके बारे में हम बताते हैं, क्योंकि अलंकार का अर्थ ही होता है आभूषण। फिर रस आदि की बात आती है, कविता में कौन सा रस है, और रस को तो कविता की आत्मा तक माना जाता है, क्योंकि जिस साहित्य में, जिस कविता में रस नहीं है, उस नीरस साहित्य को आप कभी नहीं पढ़ोगे। इसीलिए कविता को सुंदर बनाने में रस का बहुत ही महत्व है। फिर बारी आती है काव्य सौंदर्य और सप्रसंग व्याख्या में अंतर की। दोनों काफी हद तक एक जैसे हैं। सप्रसंग व्याख्या में दो चरण अतिरिक्त होते हैं। सप्रसंग व्याख्या में हम पहले प्रसंग बताते हैं कि कविता किस पाठ से ली गई है। जैसे जिस कविता का हम उदाहरण ले रहे हैं, उसके प्रसंग में हम लिख सकते हैं कि यह काव्यांश रघुवीर सहाय द्वारा रचित कविता बसंत आया से लिया गया है। संदर्भ में हम बता सकते हैं कि इस काव्यांश में यह दिखाया गया है कि वसंत ऋतु के आगमन पर व्यक्ति जब सुबह टहलने के लिए निकलता है तो किस तरह गर्म हवा के झोंके से उसे एहसास होता है वसंत ऋतु के आगमन का। साथ ही अगर संपूर्ण कविता के संदर्भ की बात करें
तो संपूर्ण कविता का संदर्भ यह है कि रघुवीर सहाय ने इस कविता के माध्यम से यह दर्शाया है कि आज के भागम भाग भरे जीवन में, महानगरीय जीवन में हम प्रकृति से कटते जा रहे हैं। यहाँ तक कि वसंत जैसे खुशनुमा मौसम के बारे में भी हमें कैलेंडर देखकर वसंत पंचमी की छुट्टी से पता चलता है, उसे हम महसूस नहीं करते। परंतु आज भी ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यक्ति प्रकृति से जुड़े हुए हैं, वह शरद ऋतु के बाद आने वाली हल्की गर्म हवाओं के एहसास से ये बता देते हैं कि बसंत की शुरुआत हो गई है। उन्हें कैलेंडर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये संदर्भ रहा कविता का। व्याख्या, जो भी पंक्तियाँ आपके सामने दी गई हैं उसकी आप व्याख्या करते हो, और विशेष में आप बताते हो कि शिल्प सौंदर्य यानी भाषा, अलंकार रस। तो जिसे हम व्याख्या कहते हैं वही हमारा भाव सौंदर्य है, यानी काव्य में कौन से विचार व्यक्त हैं, कौन सी भावनाएं व्यक्त हैं। इस भाव सौंदर्य को हम कविता का भाव पक्ष भी कहते हैं। इसी प्रकार जब शिल्प सौंदर्य की बात आती है तो जिसे हम विशेष कह रहे हैं यहाँ पर सप्रसंग व्याख्या में, वही हमारा शिल्प सौंदर्य है, जिसे कविता का कला पक्ष भी कहते हैं। तो आप देख सकते हो कि भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य व्याख्या और विशेष की तरह ही होता है, क्योंकि विशेष में हम शिल्प सौंदर्य बताते हैं मुख्य रूप से, और व्याख्या में हम भाव सौंदर्य बताते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि भाव सौंदर्य को भाव पक्ष भी कहते हैं, कविता का भाव पक्ष, और शिल्प सौंदर्य को कविता का कला पक्ष कहा जाता है। फिर बात करते हैं एक उदाहरण की, जिसके माध्यम से शिल्प सौंदर्य को स्पष्ट किया जाएगा। बसंत आया कविता से एक उदाहरण लिया गया है यहाँ। ऊंचे तरुवर से गिरे बड़े बड़े प्याराए पत्ते, कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई और चली गई। काव्य सौंदर्य देखते हैं इन पंक्तियों का। काव्य सौंदर्य में सबसे पहले हम बताते हैं भाव सौंदर्य। कवि कहता है कि बसंत के आने पर सड़कों पर ऊंचे ऊंचे वृक्षों से बड़े बड़े पीले पत्ते गिरे हुए हैं। इन सूखे पत्तों पर जब पांव पड़ते हैं तो चरमराने की आवाज़ आती है। सुबह 6 बजे की हवा में ऐसी ताजगी है जैसे वह अभी अभी गर्म पानी से स्नान करके आई हो, यानी हवा में गर्माहट है और प्रसन्नता से खिल उठी हो। ऐसी ताजगी भरी हवा फिरकी की तरह गोल गोल घूमती हुई आई और चली गई। शिल्प सौंदर्य में देखिए, सबसे पहले हमने भाषा बताई। भाषा खड़ी बोली हिंदी है। शब्दावली तद्भव है। तद्भव उन शब्दों को कहते हैं जिनका विकास संस्कृत से हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत की हिंदी की 80% शब्दावली संस्कृत से आती है, पर उसमें से कुछ शब्दावली ऐसी हैं जो कि सीधे सीधे संस्कृत से आ गई है, और कुछ शब्दावली ऐसी हैं जो अपना रूप बदल के आई हैं। जैसे अगर हम कहते हैं अग्नि, तो ये तत्सम है। तत्सम यानी किसके जैसी? संस्कृत जैसी, इसलिए तत्सम है, संस्कृत का शब्द। अब हिंदी में हम इसी का बदला हुआ रूप इस्तेमाल करते हैं आग, तो ये है तद्भव, यानी संस्कृत के शब्दों से जिस शब्द का विकास हुआ हो और हिंदी में उसका प्रयोग हो रहा हो, उसे हम तद्भव कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका आगे उद्भव हुआ है, उसका आगे विकास हुआ है। अतुकांत कविता, जो वसंत आया कविता है, पूरी की पूरी कविता, और जो काव्यांश हमने लिया था, कविता का जो अंश लिया था हमने काव्य सौंदर्य का उदाहरण समझने के लिए, उसमें
हम देखते हैं कि अतुकांतपन है, यानी वो अतुकांत कविता है। तुकांत कविता कहते हैं जिसका जो आखिरी अक्षर है या आखिरी शब्द है वो एक जैसा रखकर तुक बनाया जाता है। जैसे कह रहीम उत्तम प्रकृति काकर सकत कुसंग, कह रहीम उत्तम प्रकृति काकर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। अब यहां कुसंग और भुजंग दोनों पंक्तियों में आखिरी जो हम शब्द देखते हैं, एक में कुसंग है एक में भुजंग है, एक तुकबंदी की गई है ताकि सुरताल मिले। कह रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो ये तुकबंदी है, और जहां पे इस तरह के तुक नहीं मिलते उसे हम अतुकांत कविता कहते हैं। और यहाँ पर आप कविता में देख सकते हैं कि पूरी कविता में बसंत आया, पूरी कविता में कहीं भी तुक नहीं मिलाया गया है, इसके लिए प्रयास ही नहीं किया गया है। फिर बात करते हैं छंद मुक्त। ये पूरी कविता छंद मुक्त है। छंद आपने 10वीं में पढ़ा होगा। काव्य रचना के नियमों को छंद कहते हैं। जैसे दोहे में 4 चरण होते हैं, ये नियम होता है दोहा लिखने का। 4 चरण होते हैं। पहले चरण में 13, दूसरे चरण में 11, तीसरे चरण में फिर 13, चौथे चरण में फिर 11 मात्राएं होती हैं। तो दोहे में 2 पंक्तियां होती हैं, 4 चरण होते हैं, 13-11 मात्राएं होती हैं, और भी नियम होते हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है दोहे का निर्माण करते वक्त। जब कविता को रचते वक्त छंद के नियमों का ध्यान रखा जाता है तो हम छंदबद्ध कविता उसे कहते हैं। और जब कविता में छंद के नियमों का ध्यान नहीं रखा जाता, केवल भावनाओं की प्रभावशाली अभिव्यक्ति पर बल रहता है, तो उसे छंदमुक्त कविता कहते हैं। इस कविता में रघुवीर सहाय ने कोशिश की है कि वो अपनी भावनाओं को प्रभावशाली ढंग से पाठक के सामने रख सके। उन्होंने छंदों के बंधन में बंधना स्वीकार नहीं किया है। फिर हम बात करते हैं अलंकार। अलंकार में हम देखते हैं कि जो शब्द है बड़े बड़े, एक शब्द 2 बार आ रहा है और दोनों बार उसका अर्थ समान है। जब एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ समान हो, वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। फिरकी सी, हवा की तुलना फिरकी से की गई है। तो जहां भी सा सी से जैसे शब्द होते हैं, सा सी से, यानी किसी चीज से तुलना की जाती है। जैसे पत्थर सा कठोर, फूल सी कोमल। तो जहां किसी चीज से तुलना की जाती है किसी चीज की, वहां उपमा अलंकार होता है। चांद सा सुंदर मुखड़ा, यहाँ भी उपमा अलंकार है। तो फिरकी सी शब्द में भी उपमा अलंकार है। फिर प्याराए पत्ते हुई हवा में हम देखते हैं कि एक वर्ण की आवृत्ति हो रही है बार बार। हुई हवा में हॉकी और प्याराए पत्ते में प की आवृत्ति बार बार हुई है। तो जहां एक ही वर्ण या अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। इस तरह हम शिल्प सौंदर्य में भाषा, शब्दावली, तुकांत कविता है या अतुकांत है, छंदबद्ध है, छंद मुक्त है, अलंकार कौन से हैं, इसके अलावा शब्द शक्ति, गुण आदि का भी हम वर्णन कर सकते हैं। क्योंकि इन सारी चीज़ों से मिलकर कविता की बनावट पूरी होती है। इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके हम कविता को बुनते हैं। भाषा का इस्तेमाल करके, छंद का इस्तेमाल करके, रस का इस्तेमाल करके, अलंकार, शब्द शक्ति,
गुण, रीति आदि चीज़ों का इस्तेमाल करके हम कविता को रचते हैं, उसको बनाते हैं। तो शिल्प सौंदर्य का मतलब हुई है कि कविता की जो बनावट है उसकी सुंदरता हम बता रहे हैं। शिल्प मतलब बनावट, तो बनावट अलंकार, रस, छंद, भाषा आदि के माध्यम से ही होती है। तो ये सब है शिल्प सौंदर्य। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर फिर भी आप को कुछ भी समझ में अगर नहीं आया है, कहीं भी कोई भी डाउट है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।